Yes, so it's now 9 o'clock, and हम लोग ऐसे सेशन शुरू करते हैं। इन द लास्ट सेशन हम लोगों ने चर्चा की थी, और लास्ट सेशन में जैसा मैंने बताया कि मैं बाहर था, और द ऐसे सेशन वाज एब्रप्टली स्टॉप। अचानक से ही मुझे रोकना पड़ गया। सो लास्ट सेशन का जो कंक्लूजन था, दैट कंक्लूजन वाज आई वाज नॉट एबल टू बेसिकली डिस्कस। तो लास्ट सेशन वाला जो ऐसे है, थोड़ा सा पहले हम लोग उसको देखेंगे 2 मिनट के लिए। कंक्लूजन मैं डिस्कस करूंगा, और इसके बाद बेसिकली हम लोग आगे के सेशन में जाएंगे। कल भी मुझे क्लास लेना था, जस्ट टू इन्फॉर्म, बट कल जो है मुझे सवेरे ही आ जाना था। लगभग 5-6 बजे मैं पहुंच जाता, बट आई वाज स्टक इन अ ट्रैफिक, और लगभग 7 से 8 घंटे मुझे ट्रैफिक में लग गए, और मुझे लेट नाइट में कल लगभग 12 बजे के आसपास मैं पटना पहुंच पाया। सो आई वाज नॉट एबल टू कंडक्ट द क्लास। आज से सारी क्लासेस फिर रेगुलर हो जाएंगी। सो इसके बाद फिर जैसा मैंने बताया, आप लोग को इन्फॉर्म भी किया, ज्योग्राफी क्लासेस भी हैं, और ज्योग्राफी क्लास में मैं कोपन क्लासिफिकेशन आज देखने वाला हूँ। तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, जब हम लोगों ने चर्चा की थी चाल रहे सादा जो निभे बाप दादा। लगभग सारा कंटेंट हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया था। हम लोग केस स्टडी की भी चर्चा किए थे, जिसमें मैंने लॉरल बेकर और स्टूडियो रॉ मटेरियल के जो बेसिकली केस स्टडी है, इसकी चर्चा की थी। मैंने बताया था किस तरीके से ये केस स्टडी बताता है कि कैसे सिंपल चीजों को क्रिएटिविटी के साथ आप बेहतर कर सकते हैं। लास्टली कंक्लूजन हमें बात करनी थी इस प्रवर्ब का। कंक्लूजन, द बिहारी प्रवर्ब, चले रहे चाल रहे सादा जो निभे बाप दादा, इज नॉट जस्ट अ सेइंग बट अ प्रोफाउंड लाइफ प्रिंसिपल। ये लाइफ प्रिंसिपल है, जिंदगी का एक सिद्धांत है, एक ऐसा बेसिस है जिसके ऊपर लाइफ जिया जा सकता है। इनफैक्ट जैसा मैंने बताया, मैं बार बार कहता हूँ कि मेरा जितना भी ऐसे है उसका थीम यही है कि आप सारे के सारे ऐसे को बेसिकली जो है रिलेट कर सकते हैं जो अपने जनरल या जेनरिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इट रिमाइंड अस दैट सक्सेस इज नॉट ओनली बट फ्लीटिंग अचीवमेंट बट आल्सो बट इंडोरेंस। सक्सेस केवल इस अचीवमेंट के लिए नहीं, इंडोरेंस के लिए भी है। मतलब क्या कि आप किस तरीके से इंडोर करते हैं। कंटिन्यूटी, सस्टेनेबिलिटी एंड ट्रेडिशनल विजडम। देखो, तीन थीम इस ऐसे का, तीनों थीम मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। देख लो, कंटिन्यूटी भी है, कंटिन्यूटी जिससे चाल रहे बोल रहा है, सस्टेनेबिलिटी एंड ट्रेडिशनल विजडम आर रियल मार्कर ऑफ फुलफिलिंग अ मीनिंगफुल लाइफ। द कंज्यूमर वर्ल्ड टुडे often appreciate physical success and social media present a larger than life of। अब देखो, जो पूरा पॉइंट मैंने इससे पहले डिस्कस किया था सोशल मीडिया का, कंज्यूमराइजेशन का, उसको हमने बेसिकली कंक्लूजन में भी डाला है, लेकिन बहुत शॉर्ट में डाला है। दिस लीड्स टू अनफुलफिल्ड डिजायर दैट लीड टू अनसेटिस्फैक्शन एंड स्ट्रेस। अभी कंक्लूजन खत्म नहीं हुआ है। हमने बताया कि भाई कंक्लूड, बिकॉज मैंने हमेशा बताया कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव नोट पे देना है। तो अब लास्ट में कंक्लूजन का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें, इन द वर्ल्ड दैट ऑफन प्रायोरिटाइज स्पीड ओवर डेप्थ, दिस proverb serve as guiding light, reminding us that what truly lasts and what truly matter. It encourages us to embrace simplicity, remain steadfast, and respect the wisdom of those who came before us. By integrating these values into our personal and professional life, we can build a future that is not only successful but also sustainable and deeply meaningful. So basically एक जो है पॉजिटिव जो है जिसको कह सकते हैं हम लोग कंक्लूजन, इस पर्टिकुलर ऐसे का यहाँ पे दे सकते हैं। सो विद दिस, ये जो ऐसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था जिसका कुछ पार्ट रह गया था, चाल रहे सादा जो निभे बाप दादा, ये जो ऐसे था बिहारी प्रवर्ब का, इसको हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है। और हम लोग आज के इम्पोर्टेंट ऐसे पे आते हैं। आज का ऐसे जो मैंने बताया था, दैट इज साइंस विदाउट एथिक्स इज ब्लाइंड, एथिक्स विदाउट साइंस इज एम्प्टी। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है। ऐसे के डिफरेंट डायमेंशंस को समझेंगे हम लोग। अगेन, ये जो बेसिकली ऐसे है, इसके इन एंड अराउंड बहुत सारी जो है बातें कही गई हैं। इसके इन एंड अराउंड कई सारे साइंटिस्ट हैं, कई सारे फिलोसफर हैं जो ये बात कही है। अब जैसे इसका एक कीवर्ड जो है निकलता है, फिलोसफी ऑफ साइंस विदाउट हिस्ट्री ऑफ साइंस इज एम्प्टी। साइंस की जो फिलॉसफी है, एक साइंस, एक विज्ञान, कैसे, फिलॉसफी का मतलब क्या, हम कैसे बढ़ते हैं, किस चीजों पे ध्यान देते हैं। साइंस में रिसर्च करना पड़ता, और रिसर्च करने के लिए आपको इन्वेस्ट करना होता है, समय इन्वेस्ट करना होता है, मेहनत करना होता है, पैसा लगाना होता है।
तो आप जो समय इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसा लगा रहे हो, वो कैसे काम कर रहा है, वो यहाँ पे देखने को मिलता है। फिलोसफी ऑफ साइंस विदाउट हिस्ट्री ऑफ साइंस इज एम्प्टी, हिस्ट्री ऑफ साइंस विदाउट फिलोसफी ऑफ साइंस इज ब्लाइंड। अगर केवल हिस्ट्री की बात कर लिया, केवल ऐतिहासिक चीजों को देखे और उसके पीछे आइडिया नहीं समझे, अगर आप केवल इवेंट को देखें और इवेंट के पीछे आइडिया नहीं समझे कि ये इवेंट हुआ तो क्यों हुआ, तो ये बेसिकली एक बेटर आइडिया नहीं होता। ये भी बताता है कि आप पूरे पर्सपेक्टिव को अच्छे से नहीं देख रहे हैं। तो यहीं से, इसी आइडिया से शुरू होता है ये। अगेन हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, पहले स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एसे में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड इंटर रिलेशन ऑफ साइंस एंड एथिक्स। चूंकि इस पूरे ऐसे में मैंने बार बार कहा है कि जब भी हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे के लाइन को ब्रेक करेंगे। इसमें साइंस की बात कही गई है, इथिक्स की बात कही गई है, इथिक्स की बात कही गई है, साइंस की बात कही गई, यही कीवर्ड है। इसी पे कहा जा रहा है कि भैया साइंस विदाउट एथिक्स ब्लाइंड है, एथिक्स विदाउट साइंस एम्प्टी है। तो सबसे पहले हम लोग इसी को डिफाइन करेंगे, डिफाइन करेंगे इंटर रिलेशन साइंस और इथिक्स के बारे में। कैसे करेंगे अभी हम बताएंगे। फिर हम बात करेंगे व्हाई साइंस नीड इथिकल गाइडेंस, विज्ञान को इथिकल गाइडेंस क्यों चाहिए, और अगर जब नहीं होता है तो फिर क्या होता है। साइंटिफिक रीजनिंग और इथिक्स को, साइंटिफिक रीजनिंग क्या चाहिए, इथिकल होना बहुत जरूरी है, लेकिन इथिक्स के साथ साइंटिफिक रीजनिंग क्या चाहिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम बात करते हैं रेलेवेंस ऑफ साइंस इन मॉडर्न एरा, जिसमें हम एआई की बात, बिकॉज इथिक्स और साइंस की बात होती है तो अभी ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक है, ध्यान रखना। ये ऐसे, एक ऐसा ऐसे है जो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिकॉज अभी बेसिकली एआई को इंडिया लीड भी करने वाला है। एआई जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली इंडिया में होगी, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब होने वाला है इंडिया। इस कारण से इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये एक ऐसा ऐसे है जिसका पोटेंशियल एग्जामिनेशन में पूछे जाने का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इथिकल साइंस जो है वहां पे हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग द स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट को समझेंगे। साइंस विदाउट एथिक्स क्या है, साइंस विदाउट इथिक्स, इथिक्स नहीं है लेकिन साइंस जरूर है, तो क्या है, अनकंट्रोलेबल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैन हार्म ह्यूमैनिटी। अगर टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और उस पर कोई कंट्रोल नहीं है तो ये ह्यूमैनिटी को, मानव विकास को हार्म कर सकता है। वैसे ही इथिक्स विदाउट साइंस, अगर इथिक्स है लेकिन साइंस नहीं है, इथिकल वैल्यू विदाउट साइंटिफिक बेसिस में बिकम डॉगमेटिक और इम्प्रैक्टिकल। स्यूडो साइंस हो सकता है, सुपरस्टिशंस बढ़ सकते हैं। इथिकल तो है लेकिन साइंटिफिक बेसिस नहीं है, तो आप डॉगमेटिक, आप साइंस नहीं मान रहे हो लेकिन आप बोले ये सही है, आप उसके पीछे बेसिस नहीं, रीजनिंग नहीं है। कई बार हम लोग अपने जो धार्मिक अलग अलग धर्म में अलग अलग ऐसे जो है रिचुअल्स है हम फॉलो करते हैं जो कि इथिकल तो होता है लेकिन कई बार साइंटिफिक नहीं होता। वो हार्म नहीं करता क्योंकि वो हमारे प्रैक्टिस के लिए, हम व्यक्तिगत, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है वो हमें फ्रीडम देता है कि हम अपने रिलीजन को अलग अलग तरह से मान सकते हैं। लेकिन अगेन आपने पढ़ा भी होगा, जब आर्टिकल रिलीजन राइट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं, तो अगर कोई फ्रीडम हैम्पर करता है हमारे बेसिकली फ्रीडम को और हमारे इस राइट को कि हम दूसरे को बेसिकली उसको प्रभावित करें, तो वो वहीं पे कर्टेल हो जाता है। इसीलिए इथिकल वैल्यू और साइंटिफिक बेसिस दोनों बहुत जरूरी है, अदरवाइज इट विल बिकम डॉगमेटिक। अब हम फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। स्ट्रक्चर में वेस्टर्न फिलोसफर अरिस्टोटल का वर्च्यू एथिक्स, इसकी चर्चा मैंने पहले भी की हुई है, इससे पहले के लेक्चर में भी अरिस्टोटल। अब देखना, इस लेक्चर में मैंने पहले वाले लेक्चर के बहुत सारे पॉइंट बताए, तो जो पहले वाला लेक्चर था उसको इस लेक्चर में हम लोगों ने कई बार बेसिकली ओके करा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको समझना कि जो पहले वाला लेक्चर है और जो ये वाला लेक्चर है वो कैसे आपस में एक दूसरे को इंटर रिलेट करता है। तो अरिस्टोटल का वर्च्यू एथिक्स, कांट का कैटेगोरिकल इंपेरेटिव थ्योरी और यूटिलिटेरियन थ्योरी। यूटिलिटेरियन किसको कहते हैं, यूटिलिटेरियन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। व्हाट इज यूटिलिटेरियन थ्योरी, इसकी भी चर्चा, अभी तो हमने ये केवल स्ट्रक्चर में बताया, स्ट्रक्चर याद कर लेना, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा यूटिलिटेरियन थ्योरी क्या होता है और ये कैसे काम करता है। इसी में गांधीयन थॉट, साइंस और मोरल, गांधी जी ने साइंस और मोरालिटी के ऊपर एट लेंथ बात की है। गांधी जी जब आइंस्टाइन से भी मुलाकात बात हुई इनकी, तो उन्होंने कई अपने लेटर्स में भी साइंस और मोरालिटी की बात की है।
कौटिल्य का जो स्टेज क्राफ्ट है उसमें भी साइंस की बात हुई है। सो जो चाणक्य ने लिखा था उसमें भी साइंस की बात हुई है और इथिक्स की बात हुई है। और बुद्धा का मिडिल पाथ भी तो, अब देखो कैसे बुद्धा का मिडिल पाथ मैं तीसरा चौथा बार डिस्कस कर रहा हूँ ऐसे में, ये भी तो बात इसी का करता है। ये बताता है कि किस तरीके से साइंस और एथिक्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। इसके बाद सोशियोलॉजिकल डायमेंशन है, एथिकल डायलेमा इन मॉडर्न साइंस, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर पावर, इसमें क्या क्या एथिकल डायलेमा है इसकी चर्चा करेंगे। और साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑफ अनरेगुलेटेड साइंस, अगर जैसे सोशल मीडिया एक अनरेगुलेटेड साइंस है, इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है, मिस इन्फॉर्मेशन कैसे, देखो हर चीज जो हमारे आसपास हो रहा है ना सब साइंस है। तो हर एक चीज को बारीकी से अगर देखो तो आपको दिखेगा उसमें इथिक्स भी है और उसमें बेसिकली साथ साथ जो है वो साइंस भी है। तो आसपास जितनी भी चीजें हैं उनमें इथिक्स है और साइंस है। आप उस इथिक्स और साइंस को कैसे चूज करते हो इसकी बात इस पर्टिकुलर ऐसे में हो रही है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन, जैसे साइंस के कारण ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, लेकिन उसी के कारण इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन साइंस है, लेकिन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या है, हम इन्वायरमेंट का ख्याल नहीं रख पाए। मतलब हम साइंस पे तो फोकस किए, इथिक्स का ख्याल नहीं रख पाए। देखो मैंने स्ट्रक्चर में ये समझाया। फिर है इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ साइंस बैलेंस विद एथिकल कॉर्पोरेट। अगर हम इसको, चूंकि प्रॉब्लम बताया कि प्रॉब्लम क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया, इसका मतलब क्या है कि साइंस और एथिक्स में बैलेंस नहीं बन पाया। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है कि इकोनॉमिक बेनिफिट साइंस का हो जाए और इथिकल कॉर्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी CSR, इसकी मैंने बात करी भी है इससे पहले लेक्चर्स में, कई लेक्चर्स में। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, कॉर्पोरेट जो अपना प्रॉफिट कमाते हैं, जो पैसा कमाते हैं, उसका थोड़ा पैसा जो वो बेसिकली लोगों से अर्न करते हैं, उसको वो साइंटिफिक रिसर्च में तो डालते ही डालते हैं, लेकिन लोगों के कल्याण के लिए भी डालें। तो ये क्या होगा, ये इथिकल, साइंस का इथिकल होना। मतलब ऑब्वियसली जो इंडस्ट्रीज, मॉडर्न इंडस्ट्री किसका रिजल्ट है, साइंस का रिजल्ट है। और साइंस से जब कोई बेनिफिट होता है तो वो बेसिकली इथिकली लोगों को भी मिलना चाहिए। उन लोगों को भी मिलना चाहिए जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हो पाए, उन लोगों को भी मिलना चाहिए जो इस प्रोसेस से डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है इंडियन एंड बिहारी डायमेंशन, इथिकल डिबेट इन इंडियन साइंटिफिक प्रोग्रेस, न्यूक्लियर टेस्ट, स्पेस मिशन, AI पॉलिसीज, इसकी चर्चा अभी करेंगे हम। और बिहार में आर्यभट्ट का मैथमेटिक्स, नालंदा के साइंटिफिक एडवांसमेंट, ये किस तरीके से साइंस और इथिक्स को बैलेंस करते हैं, विल बी टॉकिंग अबाउट इट। बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये देखना। केस स्टडी मैंने यहाँ पॉजिटिव एग्जांपल लिया ग्रीन रेवोल्यूशन का। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, इथिकल यूज ऑफ साइंस टू एलिमिनेट हंगर। पॉजिटिव था साइंस का बेहतर इस्तेमाल कि भूख को मिटाया जा सके। ये है बेसिकली आपका क्या पहला केस स्टडी। दूसरा निगेटिव केस स्टडी क्या है, यहां भी साइंस यूज हुआ लेकिन भूख मिटाने के लिए नहीं, लोगों को मिटाने के लिए, हिरोशिमा एंड नागासाकी। साइंस तो था लेकिन इथिक्स नहीं था। ये दो एग्जाम्पल आपको एकदम दिमाग में फिट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इसके बाद फिर हम बात करते हैं चैलेंजेस इन बैलेंसिंग साइंस एंड एथिक्स, कंफ्लिक्ट बिटवीन प्रॉफिट मोटिव एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कंफ्लिक्ट है प्रॉफिट में और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। सो अगर प्रॉफिट पे फोकस करते हैं तो क्या एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी गड़बड़ हो जाती है क्या, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI सर्वेलांस। तो जितनी भी चीजें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कर रहे हैं वो किस तरीके से सर्वेलांस कर रही है, आप अगर कोई डिवाइस यूज कर रहे हैं तो वो कैसे आपको भी स्टडी कर रही है, इसकी भी चर्चा अभी हम आगे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बाद। फिर रोल ऑफ गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग, गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकिंग में क्या होता है, गवर्नमेंट जो काम करती है वो साइंस और इथिक्स के बीच में बैलेंस करती है। बहुत इंटरेस्टिंग, आप लोगों को पॉलिटी में जरूर पढ़ना चाहिए कि गवर्नमेंट जब पॉलिसीज बनाती है तो वो साइंटिफिक रैशनल भी होना चाहिए, साइंटिफिक भी होना चाहिए, क्योंकि साइंटिफिक चीजें बेसिकली लंबे दूर तक सस्टेन कर सकते हैं। भावनात्मक नहीं होना चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ इसके पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस क्या होते हैं, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट एथिक्स। उसके बाद वे फॉरवर्ड, यहाँ मैंने वे फॉरवर्ड ऐड कर दिया। वैसे वे फॉरवर्ड कंक्लूजन का पार्ट भी हो सकता है, लेकिन मैंने थोड़ा अलग कर दिया सो दैट कि थोड़ा सा इंफैटिक लगे। ग्लोबल कॉपरेशन, इथिकल साइंटिफिक पॉलिसी, एक ऐसी इथिकल साइंटिफिक पॉलिसी मतलब बनाई जाए जो पूरे दुनिया पे लागू हो, एंड एजुकेशन एंड अवेयरनेस टू इंटीग्रेट साइंस एंड मोरल वैल्यू। तो ये हमारा वे फॉरवर्ड है। और फाइनली हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं, जहां फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी डिपेंड्स ऑन इसके कि साइंस और इथिक्स के बीच में कितना अच्छा बैलेंस। अगर साइंस और इथिक्स एक दूसरे के साथ साथ लेकर के चलेगा
तो बेसिकली ये दुनिया बेहतर जगह हो जाएगी रहने के लिए। देखो साइंस नॉलेज है, लेकिन वो नॉलेज फॉर पब्लिक यूज आ रहा है, लोगों के ग्रेटर पब्लिक यूज के लिए आएगा, तभी वो बेसिकली इथिकल नॉलेज कहलाएगा। ट्रू प्रोग्रेस कम व्हेन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आर गाइडेड बाय मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ट्रू डेवलपमेंट तभी हो सकता है, प्रोग्रेस तभी हो सकता है, जब हम साइंटिफिक एडवांसमेंट को मोरली जो है रिस्पॉन्सिबल बनाए। इसी के साथ इसी स्ट्रक्चर पे हम बेसिकली सिनॉप्सिस की बात करेंगे। देखो मैंने क्या बताया था, स्ट्रक्चर, यही स्ट्रक्चर याद कर जाना है। लेकिन स्ट्रक्चर को समझने के लिए अभी ऐसे को आपको ध्यान से समझना होगा। स्ट्रक्चर के बाद हम बात करते हैं सिनॉप्सिस की। सिनॉप्सिस देखो कितना छोटा, इस बार मैंने छोटा लिखा, सारे पॉइंट्स इसमें डाल दिए। मतलब क्या, एग्जाम में जैसे ही आपका स्ट्रक्चर आपने याद रख रखा है, पूरा स्ट्रक्चर नहीं लिखना, सिनॉप्सिस के पॉइंट जॉट डाउन करने हैं। इंट्रोडक्शन, साइंस एंड एथिक्स आर इंटर रिलेटेड, इंटरकनेक्टेड, साइंस प्रोवाइड नॉलेज, एथिक्स इंश्योर रिस्पॉन्सिबल यूज। साइंस नॉलेज है, एथिक्स बोलता है उस नॉलेज का कैसे यूज होना चाहिए। तो दोनों जरूरी है ना, एक तो होना भी चाहिए और कैसे होना चाहिए। दोनों अगर नहीं काम करेगा ढंग से तो फिर सही नहीं। अंडरस्टैंडिंग द स्टेटमेंट, साइंस विदाउट एथिक्स लीड टू हार्म, जैसे न्यूक्लियर वेपन। एथिक्स विदाउट साइंस लीड टू इम्प्रैक्टिकलिटी, जैसे सुपरस्टिशन। अगर एथिक्स है और साइंस नहीं है तो इट विल लीड टू सुपरस्टिशन। रिलीजियस होना बहुत सही है, रिलीजियस होना एथिकल भी है, लेकिन क्या ये बेसिकली अगर इसमें साइंस नहीं है, आप ओवर रिलीजियस हो जाते हो, तो कई बार क्या होता है, आप सुपरस्टिशन के जद पे आ जाते हो। नेक्स्ट है फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव, वेस्टर्न और इंडियन फिलोसफी, मोरल साइंस का। अभी हम इसके इसके ऊपर बात करेंगे। मैंने एग्जांपल्स भी कुछ आपको, अब देखो आप सिनॉप्सिस में पूरा डिटेल नहीं लिख रहे हो, आप किसको मेंशन करोगे, लेकिन मैंने स्ट्रक्चर में पूरा डिटेल बताया था। सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, इथिकल डायलेमा एआई में क्या है। इथिकल डायलेमा क्या होता है, एआई काम ही नहीं करेगा जब तक डेटा लेगा, लेकिन जब तक डेटा लेगा तो डेटा चोरी भी हो सकता है, इथिकली उसका गलत उपयोग भी हो सकता है। तो एआई का क्या मैकेनिज्म है, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में समटाइम्स इट इज कॉल्ड, बीटी ब्रिंजल का नाम सुना होगा आपने, बीटी ब्रिंजल या बीटी कॉटन, जो बैसिलस थ्रोम्बोजेनेसिस कॉटन, इसमें क्या किया गया, मतलब ब्रिंजल बैगन के अंदर बैक्टीरिया के जीन डाल दिए गए। बैगन एक प्लांट है, बैक्टीरिया का एनिमल है, एक एनिमल का जीन उठा के एक प्लांट में डाल दिया गया। और फिर जब कई साइंटिफिक कम्युनिटी इसका बहुत बड़ा अचीवमेंट बना रही थी, लेकिन कुछ ने क्या कहा कि भाई एक प्लांट के अंदर एनिमल का जीन डालना, इट इज प्लेइंग गॉड। मतलब क्या, आप गलत कर रहे हो, आप ईश्वर की क्षमता को चैलेंज कर रहे हो, और इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक बहुत हेल्दी डिस्कशन आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, इन्वायरमेंटल पॉलिसी के ऊपर। इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट ट्रेड ऑफ की चर्चा मैंने कई बार की है, कि इन्वायरमेंट में अगर आप कुछ काम करते हैं, अगर सेफ फॉर दैट मैटर आप इंडस्ट्रीज लगाएंगे तो डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा, लेकिन जितनी ज्यादा इंडस्ट्री बनेगी एनवायरनमेंट को उतना हानि होगा। तो साइंस इंडस्ट्री, ध्यान देना, ये क्या कह रहा है, ये जो इंडस्ट्री बनना है वो क्या है, इंडस्ट्री बनाना, बड़े बड़े फैक्ट्री लगाना साइंस है। और पेड़ों को बचाना, बेसिकली जो वातावरण है उसको सेव करना, एनवायरनमेंट को सेव करना, क्या एथिक्स है। और इस दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि पेड़ों को बचाने के लिए हम इंडस्ट्री लगाए ही नहीं तो डेवलपमेंट रुक जाएगा, हमारी मानव सत्ता वहीं रुक जाएगी, ग्रो नहीं कर पाएगी। लेकिन बोलेंगे इथिकली बहुत अच्छा हुआ, इथिकली अच्छा हुआ, लेकिन हमारी मानव सत्ता को ग्रो करने के लिए बेसिकली इधर इंडस्ट्रीज भी चाहिए। तो इस इंडस्ट्री के बीच में और इन्वायरमेंट के बीच में जो बैलेंस है, यही बैलेंस है एथिक्स और साइंस का। तो अगर ये जो अभी मैंने एग्जांपल दिया ये समझ में आ गया आपको, ये पूरा ऐसा समझ में आ गया। इसी के डिफरेंट डायमेंशन की चर्चा हम कर रहे हैं इस ऐसे में, इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डायमेंशन, बैलेंसिंग इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस विद सस्टेनेबिलिटी, जैसा अभी तुरंत मैंने कहा। इंडिया एंड बिहारी डायमेंशन, इंडिया स्पेस, न्यूक्लियर, एआई, एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, बिहार हिस्टोरिकल साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन। बिहार के हिस्टोरिकल साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन क्या है, इसको भी हम मेंशन करेंगे। तो बिहारी डायमेंशन ऐसे में नहीं भूलना है, चाहे वो बेसिकली बिहार प्रवर्ग का ऐसे हो या ना हो, बीपीएससी के तीनों ऐसे में बिहारी डायमेंशन जाना जरूरी है, बिल्कुल ही जरूरी है। नेक्स्ट है केस स्टडी, यहाँ दो केस स्टडी, ग्रीन रिवॉल्यूशन का, हिरोशिमा का, ये सारा केस स्टडी सब लोग जानते हैं। इनफैक्ट आज हम लोग एक वीडियो भी देखने वाले हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के ऊपर। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन और हिरोशिमा, ये दोनों का केस स्टडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन, क्या क्या चैलेंज है, क्या क्या सॉल्यूशन है। ग्लोबल कॉपरेशन, पॉलिसी मेकिंग, एजुकेशन फॉर इथिकल साइंटिफिक डेवलपमेंट, क्या दुनिया एक ग्लोबल इथिकल पैटर्न बना सके, पूरी की पूरी दुनिया क्या एक ग्लोबल इथिक्स पे काम कर सकती है क्या, मतलब सारे देश में एक तरह के इथिकल रूल बनाए जा सकते हैं,
पॉलिसी मेकिंग में जब पॉलिसी मेकर पॉलिसीज बना रहे तो क्या इथिक्स का ख्याल रखेंगे। एजुकेशन फॉर इथिकल साइंटिफिक डेवलपमेंट, तो इथिकल साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए लोगों को एजुकेट किया जाए, क्या इसके लिए कोई अलग से कोर्स बना दिया जाए, जैसे यूजुअली इथिक्स के सेक्शन में होता है, जब हम लोग इथिक्स पढ़ाते हैं यूपीएससी के लिए, वहां हम बात करते हैं कि इथिक्स और साइंस को कैसे बैलेंस होना चाहिए, तो क्या इसका कोई कोर्स डेवलप कर देना चाहिए। और फाइनली कंक्लूजन है, साइंस एंड इथिक्स मस्ट बी। अब देखो, जो बातें मैंने अभी यहाँ स्ट्रक्चर में बताई थी, देखो वही सारी बातें यहाँ सिनॉप्सिस में आ गई। स्ट्रक्चर सिनॉप्सिस का मामला खत्म, काम कहां से शुरू, ऐसे का काम शुरू। सो ऐसे अब हम लोग शुरू कर देते हैं। तो साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। अब आप में से कुछ छात्र जो बीपीएससी एग्जाम का थोड़ा सीरियसली तैयारी किए होंगे, उनको इससे मिलता जुलता ऐसे मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ये जो ऐसे है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से थोड़ा सा मिलता जुलता है। आप लोग कमेंट करके बताओगे कि कौन सा ऐसे है जो बेसिकली जो है बेसिकली इस पूरे प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, तो साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। यही बातें कह रहे हैं, साइंस और रिलीजन की बात कर रहे हैं, यहां हम साइंस और एथिक्स की बात कर रहे हैं। ये थोड़ा डिफरेंट डायमेंशंस में आएगा, यहाँ पे कुछ डायमेंशन चेंज हो जाएंगे, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा। तो अगर ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का स्टेटमेंट था रिलीजन और साइंस के बारे में, तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। मैं इस स्टेटमेंट के बारे में भी आगे चर्चा करूंगा और देखेंगे कि कैसे, जैसे अभी हम इस ऐसे में एथिक्स और साइंस को बैलेंस कर रहे हैं, वैसे ही एग्जैक्टली सेम आप एथिक्स और रिलीजन को भी बैलेंस कर सकते हैं। एथिक्स और रिलीजन का बैलेंस भी वैसे ही काम करेगा। चलिए अब देखते हैं ऐसे में क्या लिखते हैं। अब देखा, इंट्रोडक्शन देखना, बॉडी देखेंगे, कंक्लूजन देखेंगे। इंट्रोडक्शन, साइंस एंड एथिक्स आर टू फंडामेंटल फोर्स दैट शेप ह्यूमन सिविलाइजेशन। साइंस और एथिक्स, साइंस हमें बताता, हमें एडवांसमेंट की ओर ले जाता, एथिक्स हमें बेसिकली उस साइंस का कैसे यूज होगा इसके बारे में बताता। साइंस एम्पावर अस विथ नॉलेज, इनोवेशन, प्रोग्रेस, व्हाइल एथिक्स इंश्योर दैट दीज एडवांसमेंट्स सर्व द ग्रेटर गुड। एथिक्स इंश्योर करता है, दो बेसिक, ये एकदम बेसिक स्टेटमेंट है। साइंस हमें एडवांसमेंट की तरफ ले जाता है, जबकि एथिक्स बोलता है कि ये एडवांसमेंट, डेवलपमेंट, ये साइंटिफिक एक्सपेडिशन किधर जाएगा, हमारे बेनिफिट में कैसे आएगा। इफ साइंस ऑपरेट विदाउट एथिकल बाउंड्री, इट कैन लीड टू डिस्ट्रक्टिव कॉन्सिक्वेंस। अगर साइंस है और एथिक्स नहीं है, तो भाई वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सच एज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जैसे अगर साइंस है और एथिक्स नहीं है तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, न्यूक्लियर वॉरफेयर हो सकता है, जेनेटिक मैनिपुलेशन होगा विदाउट मोरल कंसिडरेशन। सो न्यूक्लियर वॉर, अभी जो बेसिकली आपको दिख रहा है रशिया का केस, रशिया के केस में डर क्या है कि कोई न्यूक्लियर वॉरफेयर ना शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि साइंस तो है, लेकिन रशिया एक साइंटिफिकली डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन रशिया साइंस में कई झंडे गाड़ चुकी है, स्पेस में पहली कंट्री जाने वाली एशिया, अमेरिका से पहले रशिया रही है। तो रशिया दुनिया की एक बहुत ही इस्टेब्लिश्ड कंट्री है जो कि साइंटिफिक एक्सपेडिशन में रही है, लेकिन इथिकली वहां पे गड़बड़ी है। तो अगर वो प्लान करती है और वो जाकर के एक बॉम्ब ड्रॉप कर देती है यूक्रेन पे, तो बेसिकली एक न्यूक्लियर वॉरफेयर आ सकता है। ऑन द अदर हैंड, एथिक्स विदाउट साइंस कैन बी इम्प्रैक्टिकल। एथिक्स है और साइंस नहीं है तो इम्प्रैक्टिकल हो सकता है, आउटडेटेड हो सकता है, एंड रिग्रेसिव एंड प्रिवेंटिंग सोसाइटी फ्रॉम एम्ब्रेसिंग रैशनैलिटी एंड प्रोग्रेस। साइंस नहीं है, अगर कोई सोसाइटी साइंस को डिस्कार्ड करती है, साइंस को नहीं मानती है, तो वो गड़बड़ हो सकता है, वो फिर प्रोग्रेसिव सोसाइटी नहीं कहलाई जाएगी। दिस स्टेटमेंट हाईलाइट इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस अप्रोच वेयर साइंटिफिक एडवांसमेंट आर गाइडेड बाय एथिकल कंसिडरेशन। ये सेंटेंस कहता है कि साइंटिफिक एडवांसमेंट जो है, जो साइंस में विकास है, वो हमेशा एथिकल कंसिडरेशन के अंतर्गत ही होना चाहिए। In today's rapid evolving world where artificial intelligence, biotechnology, climate change pose unprecedented challenge, understanding the interplay between science and agri is more crucial than ever. आज की दुनिया में जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाइमेट चेंज इतना जरूरी हो गया है, आपको ये समझना कि साइंस और एथिक्स कैसे, बिकॉज अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम एथिक्स नहीं डाल पाए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कई बार आपने सुना भी होगा कि मशीन इंसान को गुलाम बना लेगी। वो गुलाम तभी बनाएगी जब उसमें एथिक्स इनकॉर्पोरेट नहीं हो जाएगा। तो साइंस के पीछे एथिक्स होना वो बहुत जरूरी है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इस पे फोकस करोगे। अब यहाँ पे हम डिफरेंट बेसिकली डायमेंशन की बात करेंगे। यहाँ पे एक और बात रखना कि मैंने इस लाइन को बहुत अच्छे से यहाँ समझा के तोड़ा है।
यूजुअली इससे पहले जो हम लोगों ने लेक्चर लिया था उसमें, क्योंकि साइंस बहुत सिंपल, लाइन बहुत सिंपल होते थे तो उस लिख देते थे। अगर आप चाहो तो हर ऐसे में ये एक सब हेडिंग डाल सकते हो, अंडरस्टैंडिंग दी स्टेटमेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये नया आज के ऐसे का एक नया टेक है, अंडरस्टैंडिंग दी स्टेटमेंट। और अब इस अंडरस्टैंडिंग दी स्टेटमेंट में करना क्या है, वही हम जो ब्रेक कर रहे थे। द स्टेटमेंट अंडरस्कोर कंटेम्पररी नेचर ऑफ साइंस एंड एथिक्स। ये बताते हैं कि साइंस और एथिक्स बेसिकली कॉम्प्लीमेंट करता है, एक तरह से कॉम्प्लीमेंट करता है। तो साइंस है तो इथिक्स है, इथिक्स है तो साइंस है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट। अगर साइंस बढ़ रहा है तो इथिक्स भी डेवलप होता है, इथिक्स बढ़ता है तो उसी से साइंस डेवलप होता है। When we say science without ethics is blind, it means that technological advancement, if left unchecked, can lead to unintended or harmful consequences। पूरा बात, पूरे ऐसे का सार इस लाइन में लिख दिया गया है। पूरा ऐसे का सार बस ये लाइन कह रहा है कि अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता और उसको कंट्रोल न किया जाए तो वो अनइंटेंडेड और हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस पे रिजल्ट कर सकता। अ प्राइम एग्जांपल इज न्यूक्लियर वेपन। Nuclear weapon science gave humanity the power to harness atomic energy, but without ethical control, it resulted in devastating bombing of Hiroshima and Nagasaki in 1945। साइंस ने बेसिकली ह्यूमैनिटी को न्यूक्लियर बम जैसी ताकत दे दी, लेकिन उसमें एथिक्स नहीं रहा और अमेरिका ने ड्रॉप कर दिया और हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग मारे गए इस बॉम्बिंग से। सिमिलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इफ डेवलप्ड विदाउट एथिकल गाइडलाइन could lead to widespread job loss, baseless algorithm and privacy violation। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे कंट्रोल में नहीं रहने वाला, और अगर इसका एक गाइडलाइन नहीं बनाया जाए और ये गाइडलाइन मशीनों को नहीं समझाया जाए, मशीनों को उस गाइडलाइन को नहीं दिया जाए, और इस तरह के गाइडलाइन जिनको मशीन बेसिकली वायलेट नहीं, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन खुद से कोडिंग कर सकता है, तो अपना कोडिंग भी चेंज कर लेगा। तो मशीन को बोलोगे एक काम करने, एक्स करने, वो खुद से चेंज करके वाई करने लगेगा। तो आपको क्या करना होगा, ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस तरह के बेसिकली एल्गोरिदम्स बनाने होंगे जो प्राइवेसी वायलेशंस को रोक सके। कन्वर्सली एथिक्स विदाउट साइंस इज एम्प्टी, implies that moral value when not backed by scientific reasoning can become impractical, rigid or even superstitious। अगर साइंटिफिक बैकिंग नहीं है तो ये सुपरस्टिशियस बन सकते हैं। थ्रू आउट हिस्ट्री सोसाइटी हैव क्लंग टू इथिकल बिलीफ दैट लैक साइंटिफिक बेसिस, लीडिंग टू ऑपरेशन एंड इग्नोरेंस। फॉर इंस्टेंस, अब यहाँ एग्जाम्पल देना जरूरी है, मेडिवल यूरोप में क्या हुआ था, ये मेडिकल रिसर्च को रिलीजियस ब्रीफ के कारण, मेडिवल यूरोप में डार्क एजेस की बात कर रहे हैं, और डार्क एजेस में बेसिकली जब यूरोप में लगभग जो है 1300 बीसी से पहले, 1300 एडी से पहले अगर हम देखें, तो रिलीजियस बिलीफ जो है वो बेसिकली उसका प्रोग्रेस हिंडर कर गया। और हेल्थ केयर इसके कारण, अगर कोई बीमारियां होती थी तो लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, वो चर्च में चल जाते थे, और इससे क्योर नहीं होता था। तो साइंटिफिक जो बेसिकली वैल्यू है उसको इग्नोर किया गया, और इस कारण से हेल्थ केयर पे लोग बहुत सफर किए। इन इंडिया सुपरस्टिशन सच एज रिजेक्टिंग वैक्सीन ड्यू टू अनफाउंडेड फियर शोज हाउ इथिक्स व्हेन डिटैच्ड फ्रॉम साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग। इंडिया में भी कई बार ऐसा होता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इन सारी कंट्रीज में, क्योंकि इथिकल जो रिलीजियस या जिसको कहते हैं सुपरस्टिशियस वैल्यू बहुत ज्यादा है, इस कारण से कई बार कई ऐसे वैक्सीन है जिनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, जिस कारण से बीमारियां बढ़ती। पोलियो इसका प्राइम एग्जांपल है। पाकिस्तान के कई पॉकेट्स में पोलियो अभी भी अनरिपोर्टेड होते हैं, लेकिन है, ऐसा इसलिए है क्योंकि कई बार जब पोलियो वैक्सीन बाहर से आती थी तो पाकिस्तान की जो जनता है वो इस बात को कह के रिजेक्ट कर देती थी कि कोई प्लॉट है यहाँ के लोगों को नपुंसक बनाने का, इनफर्टाइल, स्टराइल बनाने का। तो अगर आप सुपरस्टिशियस ज्यादा हो जाओगे तो that is going to harm society। Thus, ethics must be involved alongside scientific discovery to remain relevant and beneficial। तो ये स्टेटमेंट में हमने पूरी बात कर दी। अब डिफरेंट डायमेंशंस देखते हैं। वेस्टर्न फिलोसफी, सो वेस्टर्न फिलोसफिकल डायमेंशन, जैसा अगेन वही सारे डायमेंशन है जो मैंने यूज किए इससे पहले के लेक्चर्स में, कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ डायमेंशन एग्जैक्टली सेम है। आप देखोगे कि कैसे इसका हम यूज करते हैं। जैसे इंडियन फिलोसफी की बात करते हैं तो हम यहाँ फिर से बात करते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, यहाँ फिर से बात करते हैं बुद्धा के मिडिल पाथ की। इन सब की चर्चा 2-3-4 बार हम लोगों ने कर रखी है। तो देखो एक ही एग्जाम्पल को ऐसे में कैसे यूज करें। वेस्टर्न फिलोसफी हैज लॉन्ग डिबेटेड रिलेशनशिप बिटवीन नॉलेज एंड मोरालिटी। अरिस्टोटल वर्च्यू एथिक्स सजेस्ट दैट साइंस शुड एम टू एनहांस ह्यूमन वेलबींग।
वर्च्यू एथिक्स की चर्चा इससे पहले भी मैंने की थी, अरिस्टोटल ने दिया था वर्च्यू एथिक्स, और इसने कहा था वर्च्यू एथिक्स के अंतर्गत साइंस का मेन एम क्या है, साइंस का एम है ह्यूमन वेलबींग। इसी को उसने ईडोमोनिया के नाम से कहा था, मीनिंग दैट टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट मस्ट सर्व मोरल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये नाम नहीं भी याद है तो कोई नहीं, इन्होंने क्या कहा था, टेक्नोलॉजी जो है वो मोरल और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है ह्यूमैनिटी का, वो जरूर सर्व करना चाहिए। कैंट कैटेगोरियल इंपेरेटिव आर्ग्यूज दैट, कांट की एक थ्योरी है, अगेन थ्योरी अगर आपको नहीं पता है तो जैसे ये थ्योरी का नाम है कैटेगोरियल इंपेरेटिव, अब कैटेगोरियल इंपेरेटिव नहीं पता है कोई नहीं, लेकिन ये थ्योरी कहती क्या है, आर्ग्यूज दैट साइंटिफिक एडवांसमेंट शुड परस्यूड इन वे दैट कैन अपहोल्ड यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल। साइंस का एडवांसमेंट, बिकॉज विज्ञान एक ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया को प्रभावित करती है, तो साइंस का एडवांसमेंट जो है वो दुनिया के मोरल प्रिंसिपल के साथ अटैच होना चाहिए, ऐसा कांट ने कहा था। मीनिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल रिसर्च मस्ट रिस्पेक्ट ह्यूमन डिग्निटी, इन सबको ह्यूमन डिग्निटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। यूटिलिटेरियन थिंकर, यूटिलिटेरियन थ्योरी किसने दी थी, जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, इनकी कई इंपॉर्टेंट किताबें हैं, और जेएस मिल ने कहा था, एम्फसाइज दैट साइंस शुड मैक्सिमाइज द ग्रेटर हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटर नंबर। यूटिलिटेरियन थ्योरी यही कहती है, ग्रेटर हैप्पीनेस फॉर ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल, तो ये ऐसा होना चाहिए, विच इज वाई पॉलिसी रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियलाइजेशन मस्ट प्रायोरिटाइज ह्यूमन वेलफेयर। तो ये जो पॉलिसीज है ये ह्यूमन वेलफेयर को, इंसान के वेलफेयर को जरूर प्रायोरिटाइज किए जाने चाहिए। नेक्स्ट है इंडियन फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव, जैसा हम हमेशा करते आए हैं, वेस्टर्न फिलोसफिकल के साथ हमेशा अगर ग्लोबल फिलोसफीज डाल रहे हो तो इंडियन फिलोसफीज को डालना बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। इंडियन फिलोसफी ऑल्सो स्ट्रेस ऑन एथिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। महात्मा गांधी ने कहा था सर्वोदय के बारे में, वेलफेयर फॉर ऑल, सर्वोदय, एंड एडवोकेटेड फॉर साइंस दैट अपलिफ्ट पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। उन्होंने कहा था कि विज्ञान का काम है कि समाज के गरीब से गरीब तबकों को उसका फायदा मिल सके। हिज विजन ऑफ ग्राम स्वराज प्रमोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी रादर देन एक्सप्लॉयटेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब ये को कितनी खूबसूरत एग्जांपल है महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी की थ्योरी थी ग्राम स्वराज, और ग्राम स्वराज थ्योरी किसने, विलेज ग्राम स्वराज का, स्वराज का मतलब खुद का राज, ग्राम स्वराज के बारे में इन्होंने कहा था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और यहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या हो गया, इथिक्स हो गया, उन्होंने बोला बड़े इंडस्ट्री नहीं चाहिए, बड़े इंडस्ट्री जॉब ले लेंगे तो ये इथिकल नहीं होगा, इन्होंने बोला स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करेंगे। गांधी की ये थिंकिंग थी। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में क्या कहा था, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में एम्फसाइज किया था इथिकल यूज ऑफ नॉलेज इन गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। अगर इकोनॉमिक पॉलिसी बनाए या हम अपने नॉलेज को यूज करें तो उसका इथिकल यूज हो सके। सिमिलरली टीचिंग ऑफ बुद्धा एडवोकेट मिडिल पाथ विच सजेस्ट बैलेंस बिटवीन नॉलेज एंड मोरालिटी। नॉलेज, और यहाँ नॉलेज साइंस इंडिकेट करता है, बुद्धा ने कहा है नॉलेज और मोरालिटी के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, मीनिंग दैट साइंस शुड नाइदर परस्यू रेकलेसली नॉर बी सप्रेस्ड बाय द नेम ऑफ रिजिड ट्रेडिशन। ना ही साइंस को रेकलेसली काम करने बिल्कुल ही छूट दे दी जाए, साइंस के ऊपर इथिक्स का बंधन होना चाहिए, और ना ही साइंस को ट्रेडिशन, रिजिड पुराने सभ्यता पुराने ट्रेडिशन के ऊपर साइंस का भार होना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डायमेंशन। सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डायमेंशन देखोगे, ये भी जो एग्जांपल मैंने लिया है प्रीवियस ऐसे से लिया है। साइंटिफिक एडवांसमेंट हैज क्रिएटेड एथिकल डायलेमा इन मॉडर्न सोसाइटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इंस्टेंस इज रेवोल्यूशनाइजिंग इंडस्ट्री बट इट आल्सो रेज मोरल कंसर्न ऑफ जॉब लॉस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी एकदम रेलिवेंट ऐसे है, इसलिए मैंने कहा जॉब लॉसेस, प्राइवेसी वायलेशन, इथिकल डिसीजन मेकिंग बाय मशीन, मशीन जब डिसीजन बनाएगा इथिकली बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये सब कंसर्न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। सिमिलरली बायोटेक्नोलॉजी हैज इनेबल्ड जेनेटिक मॉडिफिकेशन, और इससे इथिकल डायनमा हो गया। यूजेनिक्स, यूजेनिक्स एक साइंस है जो बात करता है कि इंसानी नस्ल को बेहतर कर दे, तो इंसानी नस्ल में जो अच्छे जीन है उसको बेसिकली एलिमिनेट करके अलग करने की बात होती है यूजेनिक्स में। डिजाइनर बेबी की बात होती है,
जो बच्चे पैदा हो वो डिजाइनर पैदा, मतलब उनके अंदर सेलेक्टिव जीन्स डाल दी जाए। आपको बच्चों का हेयर ब्लॉन्ड चाहिए तो ब्लॉन्ड हेयर डाल दिया है, आपको आई ब्राउन चाहिए तो ब्राउन आई के जीन, इसी को डिजाइनर बेबी कहते हैं। मतलब माँ बाप अपने बच्चों के सारे फीचर्स को डिसाइड कर सकते हैं। एंड बायो warfare, social media, another product of scientific progress, has connected world but also contributed to misinformation, polarization, mental health issue। आज बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ इशू इसी सोशल मीडिया के कारण है। बहुत ज्यादा जो आप लोग कई छात्रों को पढ़ने में दिक्कत आ रही है, ये भी सोशल मीडिया के कारण ही देखने को मिलता है। सो then has connected the world but also contributed to misinformation, polarization and mental health. These challenges illustrate why science must be guided by ethical principle and to prevent harm and maximize benefit। क्यों साइंस एक बेहतर इथिकल प्रिंसिपल की तरफ काम करना चाहिए, ये बात यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। फ्रॉम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, अनचेक साइंटिफिक प्रोग्राम कैन लीड टू लॉस ऑफ ह्यूमन कंट्रोल एंड आइडेंटिटी। अगर कोई साइंटिफिक प्रोग्राम बेसिकली अनचेक्ड है और बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मशीन लर्निंग के कंसेप्ट के साथ चल रहा है, तो दैट विल गिव राइज टू ऑटोमेशन, एंड फिर वो ऑटोमेशन कैन फर्दर लीड टू एंजाइटी अबाउट जॉब इनसिक्योरिटी, जैसा एआई के साथ होते आया है। द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन थ्रू सोशल मीडिया हैज अल्टर्ड ह्यूमन बिहेवियर। हमारा बिहेवियर सोशल मीडिया से प्रभावित होता है, कुछ नया देख लेते हैं और हम उससे प्रभावित हो जाते हैं, मेकिंग सोसाइटीज मोर वनरेबल टू मैनिपुलेशन। तो सोशल मीडिया पे कई ऐसी चीजें प्लांट की जा सकती, कोई इंफॉर्मेशन डाल दिया जा सकता है जो बेसिकली बहुत ज्यादा प्रभावित कर सके लोगों को। ठीक है, दस ethical framework must be integrated into technological development, ensuring that scientific advancement enhance rather than disrupt human being। very very important point कि ethical framework जो है वो बेसिकली इंटीग्रेट होना चाहिए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में, ताकि जो साइंटिफिक एडवांसमेंट है वो ह्यूमन बीइंग को के एक्सपीरियंस को इनहांस करे, बढ़ाए, रादर देन डिसरप्ट करने का। नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन। साइंस हैव बीन ड्रिवन फोर्स बिटवीन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ बट हैज आल्सो क्रिएटेड एथिकल कट। देखो सोशियो इकोनॉमिक हो गया तो इकोनॉमिक्स आ जाता है, ये थोड़ा कैच वर्ड देख लोगे ना तो ये अगर स्ट्रक्चर ही याद है आप लिख दोगे। द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री हैज लेड टू एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। इंडस्ट्रीज बने, अभी तुरंत मैंने शुरुआत में ही बात की थी, इंडस्ट्रीज बढ़ते जा रहे हैं, एनवायरमेंट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो देखो, तो सोशियो इकोनॉमिक जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, एनवायरमेंट और बेसिकली ग्रोथ की बात कर रहे हैं। worker exploitation, growth economics inequalities, climate change has caused unregulated industrial activity threatening plant survival। तो climate change हो रहा है इन सब के कारण, जिस कारण से प्लांट का सर्वाइवल भी जो है वो क्वेश्चन में आ गया है। The pharmaceutical industry, despite producing life-saving medicine, often have been criticized for unethical practice such as price gouging and monopolization of essential drugs। So जब फार्मा कोई एक रिसर्च के बाद कोई ऐसी मेडिसिन बनती है, तो जो फार्मास्यूटिकल जो दवाई की कंपनीज है, ये दवाई की कंपनीज बेसिकली केवल दवाइयों पे फोकस नहीं करते, ये इस पे भी फोकस करते हैं कि किस तरह से प्राइस बढ़ाई जाए, और इस पे भी फोकस करते हैं कैसे उस दवाई को कोई और दवाई नहीं बना सके। सो कई ऐसे सेक्शन जब आप लोग तैयारी करोगे आप लोग पढ़ोगे, कई ऐसे जिसको कहते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ द पेटेंट। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एवरग्रीनिंग पेटेंट। तो अगर किसी दवाई को बनाने का पेटेंट किसी कंपनी को मिला है तो वो करते क्या है, वो उस दवाई में थोड़ा सा बदलाव करके फिर से उसके पेटेंट को बढ़ा देते हैं, ताकि कोई और कंपनी उस दवाई को बना ना सके और इससे उनका मोनोपोली बैठ सके, मोनोपोलाइजेशन हो सके। द बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज क्रूशियल। Companies must adopt sustainable practices, government must enforce regulation, scientific innovation should prioritize long-term well-being over short-term profit। Ethical capitalism, very very important term, याद रखना, ethical capitalism where businessmen integrate environment and social responsibility to their operation offers a way forward। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एसए के लेवल को यहां से यहां ले आने वाला ये लाइन है इथिकल कैपिटलिज्म का। सो सोशियो इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल डायमेंशन में इथिकल कैपिटलिज्म की हम बात कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब फिर से आते हैं अपने बिहार वाले डायमेंशन में। इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट साइंटिफिक प्रोग्रेस बाय ग्रैपलिंग विद एथिकल डायलेमा। कंट्री स्पेस मिशन, न्यूक्लियर प्रोग्राम, एडवांसमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिफ्लेक्टेड साइंटिफिक एम्बिशन, बट ईच हैज रेज्ड एथिकल कंसर्न। सब में एथिकल कंसर्न रहे। फॉर एग्जांपल इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था पोखरण में 1974 और 1998 में, ये दोनों डेट याद रखना है।
ये और ये किया था कि भैया इंडिया कितना साइंटिफिकली डेवलप्ड है, साइंटिफिक पावर है, बट ऑल्सो स्पार्कल डिबेट ऑन मोरालिटी ऑफ न्यूक्लियर वेपन। फिर लेकिन बात हुई कि भाई क्या इंडिया को न्यूक्लियर वेपन को पॉपुलराइज करना चाहिए, रखना चाहिए। इसकी हमने वैसे इसकी थियरी दे रखी है, बट हम ऐसे में इस डायमेंशन से बात करें। सिमिलरली, space exploration through ISRO have been celebrated globally, but ethical question about prioritizing space mission over addressing poverty। कई बार ये बात आती है कि भैया हम स्पेस मिशन में हजारों हजार करोड़ रुपए डाल देते हैं, जबकि भारत में अभी भी गरीबी है, बेसिक ह्यूमन नीड्स अभी भी कई लोगों को नहीं मिल रहा है। तो क्या हमें स्पेस प्रोग्राम करने चाहिए? द recent rise of AI driven governance has also raised concern about data privacy and surveillance ethics। सो एआई के कंट्रोल में बहुत कुछ है, सर्वर्स है, डेटा है, और क्या उन डेटा का गलत इस्तेमाल एआई नहीं किया जा सकता? यहाँ पे केवल हम डायमेंशन लिख रहे हैं, इसके एक्सप्लेनेशंस आपको नहीं देंगे। बिहार historically has been centers of knowledge and science। of Bihar dimension, Nalanda University is not only place of academic learning but also hub where ethics and science were integrated। ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ एथिक्स और साइंस को इंटीग्रेट किया गया। आर्यभट्ट, वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर, hailed from Bihar and made groundbreaking contribution to scientific thought। So इन्होंने, आर्यभट्ट के बारे में हमने चर्चा करी, मैंने बताया किस तरीके से ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक थॉट किया गया यहाँ पे बिहार में। हाउएवर मॉडर्न टाइम्स बिहार फेसेस डेवलपमेंट चैलेंज where ethical governance and scientific innovation must go hand in hand। फॉर एग्जाम्पल बिहार का फ्रीक्वेंट फ्लड आता, अब मैं देखो बिहार के फ्लड को जोड़ दिया, कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि बिहार के फ्लड को यहाँ हम जोड़ दिए। बिहार फ्लड रिक्वायर साइंटिफिक सॉल्यूशन सच एज improved water management, but ethical concern like land acquisition, displacement and impact of rural livelihood must be considered। the जीविका इनिशिएटिव, अगेन गवर्नमेंट की एक पॉलिसी भी डाल दी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीविका इनिशिएटिव which empower women through self-help group is an example of how ethical policy making combined with scientific approach like microfinance, digital literacy can transform life। very very important। ये वाला एग्जाम्पल अगर डाल दिया, अगेन आपके ऐसे को बाकी के ऐसे से अलग लेवल पे ये ले जाएगा। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है केस स्टडी with and without a degree। केस स्टडी दिया रहा, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एथिकल साइंस इज ग्रीन रिवॉल्यूशन। जो साइंस कैसे डेवलप करता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है ग्रीन रिवॉल्यूशन। यहाँ पे साइंटिफिक एडवांसमेंट हुआ एग्रीकल्चर में, इंडिया ओवरकेम फूड स्कार्सिटी। भारत में जो फूड स्कार्सिटी थी, हमें खाने के लिए भी नहीं, बाहर से हमें इंपोर्ट करना पड़ता था, देखो साइंस की मदद से, ग्रीन रिवॉल्यूशन की मदद से हम लोगों ने कितना सेल्फ सफिशिएंट हम लोग बन गए। लेकिन इथिकल कंसर्न आ गया, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना, पेस्टिसाइड यूज करना, ये हमारे लिए हार्मफुल हो गया। इट लेड टू सॉइल डिग्रेडेशन और हेल्थ इशू। The lesson from this case study is that scientific advancement must be continuously evaluated, adapted to ensure sustainability। Scientific जो बेसिकली डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल होना उसका बहुत बहुत जरूरी है। Next, on the other hand, a striking example of science without ethics is atomic bombing of Hiroshima, Nagasaki। While development of nuclear weapon was scientific achievement, their result in mass destruction has long-term suffering। आज भी यहाँ हिरोशिमा और नागासाकी के लोग इससे प्रभावित हैं। This illustrates कि scientific knowledge where when misused, guided solely by power-driven motive, can lead to catastrophic consequences। अगर साइंटिफिक एडवांसमेंट को एथिक्स का जामा ना पहनाया जाए तो इट कैन लीड टू कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंस। इन कंटेम्परेरी वर्ल्ड, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी मैंने यहाँ डाला है, कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा फेसबुक फेसबुक के डेटा को यूज करके इलेक्शन के रिजल्ट को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई, वेयर सोशल मीडिया डेटा वाज मैनिपुलेटेड टू इन्फ्लुएंस इलेक्शन, हाईलाइटिंग एथिकल डायलेमा इन साइंस। तो देखो कैसे सोशल मीडिया का गलत उपयोग सारे पॉलिटिकल पार्टी करते हैं, और ये तो फेसबुक के भी जो सीक्रेट डेटा जो फेसबुक के पास होने चाहिए उसका यूज किया गया। द डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिदम फॉर टारगेटिंग एडवर्टीजमेंट वाज साइंटिफिक ब्रेक थ्रू, बट अनएथिकल यूज लेड टू ग्लोबल कंट्रोवर्सी एंड प्राइवेसी एंड डेमोक्रेसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। इसके बाद टुवर्ड्स दी एंड हम लोग बैलेंस की बात करेंगे, वे फॉरवर्ड की बात करेंगे। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज इंश्योरिंग एथिकल साइंटिफिक प्रोसेस इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रॉफिट मोटिव एंड मोरल रिस्पांसिबिलिटी। प्रॉफिट और मोरल रिस्पांसिबिलिटी के बीच में जो बैलेंस है ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाते हैं, लेकिन महंगे
बेसिकली जो है प्राइस में देते हैं। मैंने कई बार बताया है, ये इस जो बैलेंस में हम इन सब की चर्चा करेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिकल डायलेमा फेस करता है। अनदर चैलेंज पॉलिसी रेगुलेशन है। साइंटिफिक एडवांसमेंट जैसे जेनेटिक मॉडिफिकेशन, डेटा प्राइवेसी, एआई सर्वेलेंस, ये लीगल सिस्टम धीरे धीरे चेंज होता है। जब कानून बनते हैं धीरे धीरे, साइंटिफिक एडवांसमेंट तुरंत हो जाता है। तो जब साइंटिफिक एडवांसमेंट होता है तो शुरुआत में कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं होता है जो साइंस को बेसिकली मैपिंग कर सके। एथिकल फ्रेमवर्क, गवर्नमेंट एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशन मस्ट कोलैबोरेट टू एस्टैब्लिश गाइडलाइन एंड इंश्योर एंड सर्व। जब चूंकि हम बात कर रहे हैं बैलेंस की, तो यही हो सकता है कि साइंटिफिक एडवांसमेंट को गवर्नमेंट और जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस है वो बेसिकली बैलेंस करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फर्दरमोर पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन प्ले अ क्रूशियल रोल। साइंटिफिक लिटरेसी, लोगों को साइंटिफिकली लिटरेट होना चाहिए, शुड इंटीग्रेट एथिकल डिस्कशन इन स्कूल करिकुला सो दैट फ्यूचर जनरेशन अप्रोच टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेक्नोलॉजी जो है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना ही चाहिए। साइंटिफिक पॉलिसी मेकिंग एंड कॉर्पोरेट लीडर मस्ट ऑल्सो एंगेज इन एथिकल डेलिब्रेशन बिफोर इम्प्लीमेंटिंग न्यू टेक्नोलॉजी। इससे पहले कि न्यू टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट की जाए, एथिकल कंसिडरेशन को ध्यान में रखना चाहिए पॉलिसी मेकर द्वारा। अगेन, जैसे इसका प्राइम एग्जांपल यहाँ पे मैंने एग्जांपल छोड़ दिया था, एग्जांपल आधार। आधार जो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, इसके पीछे कई इथिकल कंसर्न्स हैं, और इसके ऊपर जो है कई प्रीवियस सेशंस में हम लोगों ने डिस्कस भी करा। वे फॉरवर्ड द पाथ ऑफ बैलेंसिंग साइंस एंड एथिक्स रिक्वायर मल्टी प्रोंग अप्रोच। इतना आसान नहीं है, ग्लोबल कॉपरेशन चाहिए इसके लिए। साइंटिफिक डिस्कवरी जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, इंटरनेशनल एग्रीमेंट होना चाहिए, ताकि जो रेगुलेटेड सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर वेपन है या एआई सर्वेलेंस है, जिसका कोई दायरा नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, अगर न्यूक्लियर बॉम्ब यहाँ ड्रॉप किया जाए तो वो पूरी दुनिया को अफेक्ट करेगा। उसी तरह से बेसिकली इसे जो है रेगुलेट होना चाहिए। एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन मच इंटीग्रेट एथिकल स्टडीज into science curricula, ensuring that future scientists and technologists are trained to consider moral implication of their work। तो जब साइंटिफिक कम्युनिटी किसी चीज पे काम करे तो मोरल इंप्लीकेशन का जरूर ध्यान दे। गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेशन मस्ट वर्क टुगेदर टू सस्टेन इनोवेशन वेयर प्रॉफिट एंड प्रोग्रेस डू नॉट कम एट कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। प्रॉफिट और प्रोग्रेस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बीच में नहीं होना चाहिए, ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं होना चाहिए, सोशल इनइक्वालिटीज नहीं होनी चाहिए। आवर प्रॉमिस अप्रोच is ethical AI and biotechnological framework. Government and companies worldwide are now developing guidelines to ensure artificial intelligence respect human dignity. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन डिग्निटी को इंश्योर करे, गवर्नमेंट इसके गाइडलाइंस बना रही है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन इथिकली हो, और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के द्वारा बिजनेसेस को साइंटिफिक इनोवेशन को सोशल गुड की तरह, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की चर्चा अभी तुरंत मैंने की थी कि किस तरीके से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ग्रेटर गुड के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम में आता है। मोर ओवर पब्लिक पार्टिसिपेशन साइंटिफिक डिबेट इज क्रूशियल। साइंस शुड नॉट रिमेन एन आइसोलेटेड फील्ड कंट्रोल बाय एक्सपर्ट अलोन, जिसको हम कहते हैं कम्युनिटी साइंस। लोगों को इन्वॉल्व होना चाहिए साइंस में, बिकॉज अल्टीमेटली साइंस किसके गुड के लिए, लोगों के बेनिफिट के लिए है। इट शुड इन्वॉल्व पॉलिसी मेकिंग, एथिस्ट एंड जनरल पब्लिक टू इंश्योर डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो जो टेक्नोलॉजीज हो रही हैं, बन रही हैं, उसका डेमोक्रेटिक यूज हो सके। The statement science without ethics is blind, ethics without science is empty serves as timeless reminder। मैंने कई बार कहा है, हर ऐसे के बीच में इस तरह का एक जेनरिक स्टेटमेंट आप डाल सकते हैं, that knowledge and morality must evolve together। नॉलेज और मोरालिटी इसके बीच में बैलेंस होना चाहिए। साइंस when pursued without ethical consideration can become dangerous force leading to destruction, inequality and suffering। One of the other hand, ethical value अगर वो साइंटिफिक रीजनिंग से सपोर्टेड नहीं है, it can become impractical and regressive। History has shown both the construction and destruction potential of scientific discoveries, emphasizing the need of responsible innovation। आपने एग्जांपल दिया कंस्ट्रक्टिव का, एग्जांपल ग्रीन रेवोल्यूशन, डिस्ट्रक्टिव साइंटिफिक फोर्स का एग्जांपल है बेसिकली न्यूक्लियर वॉरफेयर। इंडिया एंड अक्रॉस वर्ल्ड इंटीग्रेशन ऑफ साइंस एंड एथिक्स विल डिटरमाइन फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। हमारे मानव सभ्यता का विकास इसी पे डिपेंड करेगा। एज वी मूव फॉरवर्ड इनटू एन एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का बार बार यूज हो रहा है। देखो, एआई का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एआई, ये क्वेश्चन, ये जो मैं ऐसे दे रहा हूं, इस ऐसे में पोटेंशियल एग्जामिनेशन में पूछे जाने का। स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, इट इज एसेंशियल दैट एथिकल फ्रेमवर्क गाइडलाइंस सच एज साइंटिफिक एडवांसमेंट
true progress is not only just about discovering new technology, it's about ensuring that these discoveries are serve greater good, uphold human dignity. तो ट्रू डिस्कवरी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप ग्रोथ कर लिए, इट इज ऑल्सो बेसिकली टॉकिंग अबाउट ग्रेटर good. Only when science is guided by ethics and ethics is informed by science, we can achieve just, sustainable and enlightened society. तो फ्रेंड्स, ये एक एब्स्ट्रैक्ट था जिसमें हम बात कर रहे थे साइंस और एथिक्स के बैलेंस की। मैंने डिफरेंट डायमेंशंस भी इस पर्टिकुलर ऐसे में बताए हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार जाकर के आप लोग ध्यान से इस पूरे ऐसे को देखें, इसको, इसके स्ट्रक्चर को समझें कि क्या स्ट्रक्चर मैंने बताया था और किस तरह से सिनॉप्सिस लिखा और फाइनली किस तरह से ऐसे किया। तो ये हमारा 10th ऐसे था और ये फिलोसफिकल टॉपिक पे था। कल फिर 11th ऐसे पे के साथ हम लोग आएंगे। ऐसे टॉपिक होगा पॉवर्टी इज वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। सो यहाँ पे कुछ सोशियो इकोनॉमिक टॉपिक्स भी हमने ऐसे में, दो फिलोसफिकल टॉपिक अभी तक हम लोगों ने उठाए थे। आज जो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा इस पर्टिकुलर टॉपिक का होगा सोशियो, जो इकोनॉमिक टॉपिक है इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। सो दैट इज गोइंग टू बी इट फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू एवरीवन।